स्क्रीन तुम लोग को एकदम क्लियर दिख रही है ना? ओके, हाँ। अब देखो, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन रहती है तो दूसरे क्लास में भी भेजने में इजी रहता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले नंबर मान लीजिए 121 इनपुट किया, और जब 121 इनपुट किया तो ऐसे केस में num इज इक्वल टू 121 हो गया, तो n इज इक्वल टू भी 121 हो गया, क्योंकि n इज इक्वल टू num है, num की वैल्यू n में ट्रांसफर हो रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत? rev इज इक्वल टू इनिशियली जीरो है, rev इज इक्वल टू इनिशियली जीरो है, और इसके बाद में फिर while n इज ग्रेटर देन जीरो, अगर n की वैल्यू जीरो है तो ये तीन स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं, ये dig इज इक्वल टू n परसेंटेज 10, rev इज इक्वल टू rev एस्ट्रिक 10 प्लस dig, और n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10। ये तीनों स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट्स अपने आप को आइटरेट करते रहेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, तो अब क्या n इज इक्वल टू, बातें नहीं करो थोड़ा सा, n इज इक्वल टू 121 है, तो क्या n इज ग्रेटर देन जीरो है? तो डिज के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 1 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि 121 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? देखो यहाँ पे कंसोल विंडो में कितना 1 बचेगा, तो 1 डिज के अंदर स्टोर हो गया। अब रेव इज इक्वल टू रेव एस्ट्रिक 10 प्लस डिज, मतलब रेव इनिशियली जीरो है, तो 0 इंटू 10 प्लस डिज, 0 इंटू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू रेव की वैल्यू कितनी स्टोर हो गई हमारी? 1 स्टोर हो गई। और n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10, मतलब 121 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा हमारा? कंसोल विंडो में चेक 12 आएगा। तो अब n इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 हो गया। अब फिर से ऊपर लूप में गया, उसने चेक किया, कंडीशन चेक किया कि क्या n इज ग्रेटर देन जीरो है? 12 is greater than 0, obviously 12 is greater than 0, then dig is equal to n modulus 10, dig is equal to n modulus 10 के अकॉर्डिंग dig के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा इस बार? 2 स्टोर हो जाएगा। और rev is equal to rev into 10 plus dig, लास्ट टाइम rev की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, तो 1 इंटू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 हो गया, बिल्कुल सही है। और n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10 के अकॉर्डिंग n की वैल्यू अब कितनी स्टोर हो गई हमारी? कंसोल विंडो में चेक करो, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा? 1 आएगा यार। 12 को, हाँ 12 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 1 आएगा, ठीक है ना? तो अब 1 आया जब क्वोशिएंट, तो ऐसे केस में फिर से आपका इधर आ गया n, क्या 1 इज ग्रेटर देन 0? यस। और डिज इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, मतलब 1 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो ऐसे केस में रेव की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, सॉरी डिज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब रेव की लास्ट वैल्यू कितनी है? 2 नहीं थी, 12 थी। 1 इंटू 10 प्लस 2 था ना, 1 इंटू 10 प्लस 2, तो 1 इंटू 10 10 हो गया, प्लस 2 कर दिया तो 12 हो गया। तो लास्ट टाइम वैल्यू 12 थी, अब की बार डिज की वैल्यू 1 है, तो 12 इंटू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ? अरे 12 इंटू 10 प्लस 1, 12 इंटू 10 121 आएगा भाई। 12 इंटू 10 120 हो गया, प्लस 1 ऐड कर दिया तो 121 हो गया, ठीक है ना? 121 हो गया। और n इज इक्वल टू n अपॉन 10, मतलब 1 अपॉन 10 जब करेंगे n इज इक्वल टू, तो क्वोशिएंट आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू पॉइंट में आ रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। क्या हुआ बताओ? अरे यार, देखो सबसे पहले फिर से समझो, सबसे पहले n इज इक्वल टू 121 है।
तो ऐसे केस में n इज इक्वल टू 121 है अगर, तो ऐसे केस में यहाँ पे हमने लिखा कि n इज इक्वल टू 121। ये चीज़ तो समझ में आ रही है, इतनी चीज़ तो समझ में आ रही है। हाँ, यहाँ से और बड़ा बड़ा लिख देते हैं, n इज इक्वल टू 121। ये बात तो क्लियर हो रही है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नहीं। तो क्या यहाँ से देखिए आप लोग, क्या n इज ग्रेटर देन 0 है? क्या 121 इज ग्रेटर देन 0 है? तो ऐसे केस में डिज इज इक्वल टू n मॉडुलस 10 किया, तो डिज इज इक्वल टू n मॉडुलस 10 का मतलब हो गया कि जब हमने n में 10 से डिवाइड किया तो ऐसे केस में रिमाइंडर कितना बचा? अरे रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, तुम क्वोशिएंट बता रही हो, 1 आएगा, ठीक है ना? तो डिज इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10 कर दे रहे हैं, मतलब 121 में 10 का डिवाइड करने पर क्वोशिएंट कितना आएगा? तो अब की बार n इज इक्वल टू हो गया आपका 12, ठीक है ना? n 12 हो गया। तो अब क्या है कि अब आपका n 12 हो गया और रेव नहीं निकाला, यहाँ पे रेव निकालिए कि रेव इज इक्वल टू 0, मतलब रेव 0 है ना, यहाँ पे रेव आपका 0 है, रेव इज इक्वल टू 0 है। तो रेव निकालिए 0 इंटू 10 प्लस डिज। ऐसे केस में रेव की वैल्यू कितनी आई? 1 आ गई, ठीक है ना? तो डिज की वैल्यू, मतलब यहाँ पे है आपकी डिज की वैल्यू है कितनी? डिज की वैल्यू 1 है, ठीक है ना? यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। और n इज इक्वल टू, ये रेव यहाँ पर निकला, ये रेव आपका यहाँ पर निकला, यहाँ पर रेव निकल आया और रेव निकलने के बाद में हमने n नया निकाल लिया, ठीक है। अब n इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। और रेव की लास्ट वैल्यू कितनी स्टोर हुई है हमारी? 1 स्टोर हुई है, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यहाँ से, क्या 12 इज ग्रेटर देन 0 है? तो ऐसे केस में डिज इज इक्वल टू n परसेंटेज 10, मतलब ऐसे केस में डिज इज इक्वल टू n परसेंटेज 10 का मतलब हो गया 12 परसेंटेज 10, मतलब कितनी वैल्यू आ गई डिज की? अब 2 आ गई, बिल्कुल सही है, 2 आ गई। तो ऐसे केस में डिज इज इक्वल टू हो गया 2। और फिर रेव निकाला कि रेव इज इक्वल टू रेव इंटू 10 प्लस, मतलब रेव इंटू 10 प्लस डिज। रेव की लास्ट वैल्यू कितनी थी? 1, तो 1 इंटू 10 प्लस डिज की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 12। अब हमारा रेव के अंदर कितना स्टोर हो गया? 12 स्टोर हो गया, ठीक है। यहाँ से 12 स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे? num इज इक्वल टू num n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10 किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1 आ गई, वेरी गुड, n की वैल्यू 1 आ गई। अब n हमारा कितना हो गया? 1 हो गया, ये 1n हो गया, इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने। अब फिर से जाइए, यहाँ पर देखिए, क्या 1 इज ग्रेटर देन 0 है? तो जब है तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे यहाँ पे कि डिज की वैल्यू जो आएगी, डिज इज इक्वल टू आएगा, जब 1 के साथ प्रोसेस करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। और फिर रेव निकालेंगे
कि रेव इज इक्वल टू, लास्ट टाइम रेव कितना था 12, 12 एस्ट्रिक 10 प्लस 1। तो अब की बार आपकी रेव की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 121 मिल गई। तो जब 121 मिल गई, ये आपने रेव की वैल्यू 121 कर दिया। और इसके बाद में फिर जब आपने n इज इक्वल टू मतलब n इज इक्वल टू मतलब n इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्लोर डिवीजन 10 किया, तो ऐसे केस में n की जब 1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट कितना आएगा 0 आएगा। नहीं नहीं 0 आएगा ना, पॉइंट वाली चीज तो फिर रिमाइंडर में आ गई ना आपकी, है ना। तो यहाँ से 0 हो गया, ठीक है ना। तो अब n जब 0 हो गया तो फिर से जब ऊपर गया, जब उसने कंडीशन चेक किया कि क्या n इज ग्रेटर देन 0 है, नो। तो जब नहीं है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट तभी तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक n इज ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ऐसे केस में रेव की वैल्यू जो है, फाइनल वैल्यू रेव की कितनी आई 121 आ गई, ठीक है ना। और जब ये कंडीशन चेक किया हमने यहाँ पे कि क्या रेव इज डबल इक्वल टू नम, क्या रेव इज डबल इक्वल टू नम है, तो ऐसे केस में उसने प्रिंट कर दिया, ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, प्रिंट यहाँ पे नम की जगह उसने 121 लिख दिया इस पैलिंड्रोम। समझ में आई बात? पैलिंड्रोम ये होता है कि किसी भी चीज को पूरी रामायण खत्म हो गई तो तुम कह रहे हो कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि अगर लेफ्ट टू राइट लिखिए किसी नंबर को या वर्ड को, राइट टू लेफ्ट लिखिए, दोनों में सेम आना चाहिए। समझ रहे हो? तो अगर आप सीधा भी लिखें या फिर उल्टा लिखें, दोनों एक। जैसे कि मान लीजिए वर्ड है जो मैडम, तो मैडम जो होता है उधर से राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तब भी मैडम ही आएगा। रडार, RADAR, रडार, तो वो भी आएगा। इसी तरीके से 121, 131। अब देखिए फिर से रन करा रहा हूँ, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी थोड़ा थोड़ा आया यार, वर्ड पे एक एक लाइन हमने करके दिखाया है। अच्छा ठीक है, आ गया तो ठीक है। ठीक है, अब एक नंबर और लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ से हमने दिया जैसे कि मान लो दे दिया 123। अब इसको राइट टू लेफ्ट लिखोगे तो ये सेम तो नहीं आएगा, 123 तो आएंगे, तो 321 आ जाएगा ये राइट टू लेफ्ट लिखोगे। तो ऐसे केस में ये क्या बताना चाहिए इसको, नॉट पैलिंड्रोम बताना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट ऑल द पैलिंड्रोम नंबर्स बिलो द गिवन रेंज। ये वाला क्वेश्चन नोट किया है कि नहीं किया है? किया है। तो अब देखो इसमें जैसे कि एक अभी हमने शुरू में बताया कि एक नंबर को टेस्ट करो कि वो परफेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद में फिर उसके तुरंत बाद हमने बताया कि एक रेंज के अंदर जितने भी परफेक्ट नंबर्स हैं उनको प्रिंट कराओ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यही बताया है ना। फिर हमने कहा कि एक नंबर को टेस्ट करो कि प्राइम है कि नहीं है, और उसके तुरंत बाद हमने एक रेंज के अंदर सारे प्राइम प्रिंट कराए। और अब हमने क्या किया कि अभी एक नंबर को टेस्ट किया कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, और अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक रेंज के अंदर सारे पैलिंड्रोम प्रिंट कराएंगे। तो ये बताओ पीछे के दो क्वेश्चन से हेल्प लेकर के ये क्वेश्चन ट्राई नहीं कर लोगे तुम लोग? है ना, कर लेना। अगर गलत होता है तो फिर हम सही करा देंगे, अगर नहीं हिम्मत पड़ रही, नहीं ट्राई करने का मन है तो बताओ, फिर हम बता भी सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं, जैसा बोलो। ओके, ट्राई करोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्या बोल रही हो? हाँ बिल्कुल, तो उसको ट्राई कर लीजिएगा आप। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है। एक क्वेश्चन और बताएंगे हम।
बोलो। हाँ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई नंबर हम इनपुट कराएं, जैसे कि मान लो 123 हमने इनपुट कराया, तो वो लिख करके दे दे द सम ऑफ डिजिट्स इज 6, मतलब 1 + 2 + 3 करके 6 दे दे। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? समझ में आई बात क्या कहना चाह रहे हैं? समझ में आ गई? तो बस अब क्या करना है कि एक नंबर को इनपुट करा लो, ये हो गया, और यहाँ पे रेव की जगह सम मान लेते हैं, क्योंकि रिवर्स नहीं कराना है। यहाँ पे इसको हम SUM सम इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, और वाइल n इज ग्रेटर देन 0 देन डिज इज इक्वल टू n % 10, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे कि सम इज इक्वल टू सम प्लस डिज, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिज, और n इज इक्वल टू n/10, और इफ की कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे सिंपली लिखो प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे सम को प्रिंट करा लो, सम को प्रिंट करा लो। अब यहाँ पर नम की जगह n कर देते हैं हर जगह। अब ये n हो गया, अब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसकी स्क्रीनशॉट अभी ले लेना, पहले रन करा देते हैं एक बार, ठीक है। इसको रन कराया, उसने कहा एंटर एनी नंबर, हमने लिखा 123, उसने कहा सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, फिर से रन करा रहा हूँ, फिर से रन कराया, उसने कहा एंटर एनी नंबर, हमने कहा 1 4 7 8 और 3। ठीक है, उसने कहा सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 23। क्लियर है बात? रन कर रहा है एकदम प्रॉपरली? ओके, अब देखिए कैसे रन कर रहा है ये। सम इज इक्वल टू 0 है, नंबर मान लीजिए यही नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 1 4 7 8 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। ओके, अब सम की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0, 0 है, और n की वैल्यू कितनी है? 1 4 7 8 3। वेरी गुड। अब क्या n इज ग्रेटर देन 0 है? ऐसे केस में डिच के अंदर क्या स्टोर होगा? देखो, जब मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं तो हमेशा लास्ट वाली डिजिट एज अ रिमाइंडर स्टोर होती है। तो 1 4 7 8 3 में जब हम 10 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। तो डिज इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। और सम इज इक्वल टू सम प्लस डिज के अकॉर्डिंग सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार? 3 हो जाएगी, मतलब 0 + 3 इज इक्वल टू 3। और n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10 के अकॉर्डिंग n में अब कितना स्टोर हो जाएगा? लास्ट वाला नंबर हटा दो, बाकी नंबर फिर से n नया n बन जाएगा। बोलो, 1 4 7 8 बना, ठीक है। अगेन 1 4 7 8 इज ग्रेटर देन 0। ओके, देन डिज इज इक्वल टू n मॉडुलस 10 के अकॉर्डिंग what will be the value of dig this time? 8. Very good. And sum is equal to sum plus dig. What is the value of last sum? 3. 3 plus 8 is equal to 11. Now again n is equal to n floor division 10. Then what will be the value of new n? 147. Very good. Again check the condition. Is 147 is greater than 0? Yes. Then dig is equal to n modulus 10. Then what is the value of dig this time?
7. Okay, then sum is equal to sum plus dig. What is the value of last sum? 11. Then this time what is the value of sum? 18. Very good. Now again execute. N is equal to n, floor division 10. What is the value of new n? 14. Again n is greater than 0. Now what is the value of this time? 4. Now the sum is equal to sum plus dig. What is the last value of sum? 18 plus 4 is equal to 22, and new n is 1. Again n is greater than 0. Then हमने बताया कि डिज जब जब 1 के साथ में हम 10 को जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा, समझ रहे हो, सॉरी 1 ही आएगा. तो ऐसे केस में दिस टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिज? 1. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम? लास्ट सम क्या था? व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ सम? 22. 22 plus 1 is equal to 23. Now this time sum is 23. Again n is equal to n floor division 10. What is the value of n? 0. Now this condition will be false because this time n is not greater than 0. n is not greater than 0 but n is इक्वल टू 0. अभी इस बार क्या है कि n जो है वो 0 से बड़ा नहीं है बल्कि 0 के बराबर है. तो ऐसे केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. फॉल्स हो जाएगी ना? ओके, तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ सम? 23. Now according to this print statement 23 will be printed. बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? तो चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का कल देखते हैं. ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.